सेलुलर रिस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और यही ऑक्सीडेशन ये एटीपीज की प्रोडक्शन करती है। ये प्रोसेस सेलुलर बेसिस पे होता है। सेलुलर बेसिस मतलब कि इनसाइड द सेल ये प्रोसेस हो रहा है और इसी वजह से इसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। एक और प्रोसेस है जो कि रिस्पिरेशन कहलाया जाता है और एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस किस तरह? क्योंकि इसमें मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन्वॉल्व है। इसमें मसल्स या कंट्रैक्ट होते हैं। जिस टाइम मसल्स की कंट्रैक्शन होती है तो इस रिस्पिरेशन का एक फेज जो कि इनहेलेशन कहलाया जाता है। कंट्रैक्शन जो है वो इनहेलेशन करता है, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है इट इज टेकन इनटू द लंग्स। इस प्रोसेस में जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें अगर रेस्पिरेटरी गैसेस की कंसंट्रेशन लें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। ये एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में चला जाता है और जब यही मसल्स रिलैक्स होते हैं तो इस रिलैक्सेशन में रेस्पिरेशन का एक और फेज जो कि एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन कहलाया जाता है और इस फेज में लंग्स से एयर बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। मीन्स के इसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोसेस हो रहा है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें जिस तरह हमने पढ़ा कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इसी ऑक्सीडेशन के साथ मतलब ये है ऑक्सीडेशन का कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये लॉस हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की लॉस के साथ साथ प्रोटॉन्स की भी लॉस होती है। तो व्हाट एक्चुअली इज लॉस्ट is one electron and one proton that makes one hydrogen। तो जो ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की लॉस हो रही है, these reactions are also called as dehydrogenation। ये dehydrogenation भी है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी लॉस हो रहे हैं और ये एक हाइड्रोजन एटम बनाता है। तो सेलुलर respiration that occurs inside the cell it involves oxidation of the glucose molecules। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने लूज किया, these electrons are gained by some coenzymes। These coenzymes that are involved in the cellular respiration are NAD and FAD। जो इलेक्ट्रॉन्स
ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से रिलीज हुए थे वो NAD और FAD ने गेन किया, और इसी गेन के साथ NAD is reduced to NADH and FAD is reduced to FADH। यहाँ पे दो इवेंट्स हो रही हैं, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो, these reactions are called as redox reactions। इन रिएक्शंस को redox reactions कहते हैं। रेस्पिरेशन जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन फेज 1 और एक्सहेलेशन फेज 2 इन्वॉल्व है, ये प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है कि ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये रिलेटेड ज़रूर हैं। रिलेटेड किस तरह है? क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं और व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द लंग्स, इसी एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यही ऑक्सीजन जो कि ब्रीथिंग इन के प्रोसेस के थ्रू लंग्स में चला गया, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इट यूजेस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कंज्यूम किस स्टेप में होता है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेप जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा वो किसने प्रोवाइड किया? वो रेस्पिरेशन ने प्रोवाइड किया। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन के एक स्टेप जिसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन also called is लिंक रिएक्शन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा एक और स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो कि क्रिप्स साइकिल्स कहलाया जाता है। क्रिप्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल कौन करता है? तो व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। और इसी तरह जो दो प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये डिफरेंट तो हैं लेकिन रिलेटेड ज़रूर हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का फेज इनहेलेशन ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और इसी प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल रेस्पिरेशन का फेज 2 एक्सहेलेशन करवाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जिस तरह हमने पढ़ा कि ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, हम इसमें जो रिएक्शंस हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप होता है, इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह स्टेप वाइज ये रिएक्शंस होते हैं, और इन स्टेप्स वाइज रिएक्शंस में इसी ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया,
or these electrons are gained by the coenzymes NAD and FAD. ये डायरेक्टली ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं होंगे, बल्कि इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रिकर्सर्स इन्वॉल्व होते हैं. जिस तरह देखिए ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारी रिएक्शंस हैं. ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate, then fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 bisphosphate. After that, splitting occurs, dihydroxyacetone phosphate and so on. तो जैसे जैसे ये स्टेप्स एडवांस होंगे, इसी तरह क्रेब्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में, तो जितने भी प्रिकर्सर्स हैं वो कुछ सब्सटेंसेस वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और कोएंजाइम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे. Then in the last step, when these coenzymes gain electrons and they are converted to NADH and FADH respectively, then in electron transport chain they lose their electrons and are converted back into NAD and FAD. These electrons are then gained by oxygen. यही ऑक्सीजन जो है, यही ऑक्सीजन जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जिस तरह हमने पढ़ा कि एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी लॉस्ट हो रहा है, तो व्हाट एक्चुअली इज लॉस्ट इज हाइड्रोजन. जब दो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो यही जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो इट्स मेक्स H2O और आखिर में वाटर मॉलिक्यूल इसकी फॉर्मेशन होती है. तो ये प्रोसेस एक सीरीज में से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये इलेक्ट्रॉन्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कैरी ऑन करते हैं. इसी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपीज की फॉर्मेशन होती है. सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं. वन कॉल्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाया जाता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं होती है. ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाया जाता है और इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है. एरोबिक रेस्पिरेशन ये 4 मेन स्टेप्स में होता है. 1 ग्लाइकोलाइसिस, 2 लिंक रिएक्शन, 3 क्रेब्स साइकिल और 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कीमियोस्मोसिस कहते हैं. ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड इज EMP pathway. EMP pathway. Link reaction is called is the pyruvate oxidation. Pyruvate oxidation. Krebs cycle is called is citric acid cycle.
also called as tricarboxylic acid cycle. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक प्रोसेस है जो कि कीमी ऑस्मोसिस कहलाया जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें सिर्फ वो स्टेप जो कि ग्लाइकोलिसिस कहलाया जाता है, ये स्टेप एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों के लिए कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन्स हैं, इसकी ब्रेकडाउन होती है और इससे पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। एक पायरुवेट में 3 कार्बन्स हैं, तो इस तरह 2 पायरुवेट 3 कार्बन्स प्लस 3 कार्बन्स ग्लूकोज के 6 कार्बन्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी ब्रेकडाउन में इनिशियली 2 ATPs कंज्यूम होंगे। इस प्रोसेस में 2 ATPs ये कंज्यूम हो जाते हैं और फाइनली इसमें से 4 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। तो नेट प्रोडक्ट 2 ATPs बना। इसके साथ साथ ग्लाइकोलिसिस में 2 NADA रिड्यूस होके 2 NADH बनाते हैं। इन NADH से, जो कि ग्लाइकोलिसिस में बने हैं, इन NADH से ATPs इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। ये NADH ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस जो है ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इन NADH की ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड हो रहा है। इस ट्रांसपोर्ट में कुछ शटल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो कुछ शटल सिस्टम्स में ATPs की नंबर में कोई कमी नहीं आती है। कुछ ऐसे शटल सिस्टम्स हैं जिसमें ये 2 NADH मॉलिक्यूल दे आर कन्वर्टेड टू 2 FADH और फिर FADH ATPs प्रोड्यूस करवाती है। If, for example, these NADH are transported in the form of the NADH inside the mitochondrion, then each NADH will produce 3 ATPs, and we have 2 NADH molecules produced in glycolysis. So this will lead to the formation of 3 plus 3, 6 ATPs. और अगर ये NADH कन्वर्ट हो जाता है FADH में, तो FADH सिर्फ 2 ATPs प्रोड्यूस करवाती है और इस तरह जो ATPs की प्रोडक्शन होगी 2 FADH, तो देन वी विल हैव 4 ATPs प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर दीज FADH। यहां एक और बात ध्यान में रखें, जो ओल्ड कंसेप्ट है NADH और FADH के बारे में, कि एक NADH ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक ये 3 ATPs प्रोड्यूस करता है। इसी तरह FADH ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक ये 2 ATPs प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू द मिचेल्स कीमियोस्मोसिस थ्योरी, मिचेल्स कीमियोस्मोसिस थ्योरी के मुताबिक, जो कि एक न्यू कंसेप्ट है, 1 NADH produces 2.5 ATPs and 1 FADH produces 1.5 ATP। तो अगर हम ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से करें तो एक ग्लूकोज 38 ATPs की प्रोडक्शन करता है, 38 ATPs।
or according to the new concept, one glucose molecule produces 30 or 32 ATPs. Now, in the first step of the cellular respiration, called as the glycolysis, 2 ATPs are produced by substrate level phosphorylation. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डायरेक्टली एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी के साथ अटैच हो जाता है और एटीपीज की फॉर्मेशन होती है। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाया जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एटीपीज की फॉर्मेशन होगी, 2 एटीपीज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने और यही NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो इनसे 6 एटीपीज बनेंगे और अगर FADH के फॉर्म में चले गए तो फिर इससे 4 एटीपीज बनते हैं। ये कहाँ पे बनेंगे? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ये प्रोसेस होता है वहां पे बनते हैं। जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रिस्पिरेशन का, वो लिंक रिएक्शन कहलाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस ये स्टेप 1 है, EMP पाथवे। जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रिस्पिरेशन का, वो लिंक रिएक्शन कहलाया जाता है। लिंक रिएक्शन में जो पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में बने थे, इन पायरुवेट्स की कन्वर्जन होती है into the acetyl coenzyme A. During this process, 1 NAD is reduced to NADH. NAD is reduced to NADH. बिल्कुल जिस तरह इन NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATPs बने, इनसे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATPs बनेंगे। एक पायरुवेट के लिए एक NADH बनता है, तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट बने थे, 2 पायरुवेट के लिए 2 NADH बनेंगे। 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल को A बनेंगे और इस तरह 2 NAD रिड्यूस होके 2 NADH बनाएंगे। देखिए ATPs की जो प्रोडक्शन हो रही है, 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस में बने, 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस में बन गए, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ATPs। इसी ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH भी बन गए। ये ग्लाइकोलिसिस क्या है? लिंक रिएक्शन में 2 NADH बन गए। ये पर ग्लूकोज बात हो रही है कि लिंक रिएक्शन में 2 NADH बनेंगे। ये लिंक रिएक्शन में हुआ। लिंक रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल भी होती है। लिंक रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड एक पायरुवेट से रिमूव हो रहा है, तो अगर 2 पायरुवेट हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल यहां हो जाती है। ग्लूकोज में जो 6 कार्बन थे, उन 6 कार्बन में से 2 कार्बन रिमूव हो चुके हैं। 2 क्यों रिमूव हो रहे हैं? क्योंकि एक पायरुवेट के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, तो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे, 2 पायरुवेट के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे। तीसरा स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन का, मतलब कि जो एरोबिक है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, वो है क्रिप्स साइकिल, आल्सो कॉल्ड एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रिप्स साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम A लिंक रिएक्शन में बना,
यही एसिटाइल को ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है। ये 4 कार्बन है और इसके साथ एसिटाइल को ए पायरुवेट 3 कार्बन है। एक कार्बन रिमूव हुआ एक पायरुवेट के लिए, तो एसिटाइल को ए ये 2 कार्बन होगा। एसिटाइल को ए ये 2 कार्बन होगा। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन है। ये प्रोसेस क्रिप्स साइकिल कहलाया जाता है। मतलब यह है कि इसमें साइक्लिक इवेंट्स होंगी। ये ऑक्जेलो एसीटेट जो कि कंज्यूम हो रहा है, यही ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा इसकी फॉर्मेशन भी होगी, क्रिप्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। इस साइक्लिक इवेंट्स में 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस होती हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल भी हो रही है। एक एसिटाइल को ए के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, तो 2 एसिटाइल को ए जब आएंगे कोएंजाइम ए, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। ग्लूकोज के जो 6 कार्बन थे उनमें से 2 कार्बन यहाँ रिमूव हुए लिंक रिएक्शन में और 4 कार्बन यहाँ पे रिमूव हुए क्रिप्स साइकिल में। इस तरह पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इस प्रोसेस में क्रिप्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 3 NADH की फॉर्मेशन होती है। एक एसिटाइल को ए के लिए 3 NADH, तो क्रिप्स साइकिल तो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए होगा। इस तरह जब 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगी तो उन 2 साइकिल्स में ओवरऑल 6 NADH बनेंगे, क्योंकि ये 3 NADH एक साइकिल में बन गए, 3 NADH दूसरे साइकिल में बन गए। इसी तरह इस प्रोसेस में एक साइकिल में एक FADH भी बनता है। अगर एक साइकिल में एक FADH बन रहा है तो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट्स बने थे, दोनों पायरुवेट्स से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रिप्स साइकिल में एंटर होंगे। इस तरह हर एक साइकिल में एक FADH, तो ओवरऑल 2 FADH और 6 NADH की फॉर्मेशन होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, ये लिंक रिएक्शन में, और यहाँ पे क्रिप्स साइकिल में 6 NADH पर ग्लूकोज और 2 FADH पर ग्लूकोज। इसके साथ साथ क्रिप्स साइकिल में एक ATP की फॉर्मेशन हो रही है। अगर एक एसिटाइल को ए के लिए एक ATP है, तो 2 एसिटाइल को एंजाइम ए के लिए 2 ATPs की फॉर्मेशन होगी, तो 2 ATPs भी बन रहे हैं। ये फॉर्मेशन भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही हो रहा है। देखिए, हमने जिस तरह पढ़ा कि ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक एक ग्लूकोज 38 ATPs प्रोड्यूस करता है और न्यू कंसेप्ट के मुताबिक एक ग्लूकोज 32 ATPs प्रोड्यूस करता है। तो इन ATPs को सम करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि एक NADH अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट इट प्रोड्यूसेस 3 ATPs and 1 FADH according to the old concept it produces 2 ATPs। तो ओवरऑल ATPs की प्रोडक्शन देखिए, 2 ATPs सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने थे, 2 NADH हैं, तो 2 NADH से 6 ATPs बनेंगे। NADH की ऑक्सीडेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और इसी लॉस के साथ साथ ATPs की फॉर्मेशन होती है। तो ये ATPs की जो फॉर्मेशन है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाया जाता है।
इसी तरह इन दो NADH मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एक NADH अगर 3 ATPs बनाता है तो दो NADH मॉलिक्यूल्स ये 6 ATPs बनाएंगे। 6 NADH जो कि क्रेब्स साइकिल में बने थे, इनसे टोटल 18 ATPs बनेंगे। इस तरह दो FADH, एक FADH अगर 2 ATPs बनाता है तो 4 ATPs ये बन जाएंगे और 2 ATPs ये क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बने हैं। इस तरह जो ओवरऑल ATPs की काउंट है ये 38 ATPs बनती है। ये 38 ATPs बनती है। तो हमने ये पढ़ा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं। इन दो टाइप्स में एक हमने डिस्कस किया एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें ये ऑक्सीजन कंज्यूम कहाँ पे होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कंज्यूम हो रहा है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। एरोबिक में हमने ये पढ़ा कि इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है। किस तरह कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है? ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, पहले उसकी ब्रेकडाउन हुई 3 कार्बन पायरुवेट में, फिर इन दोनों पायरुवेट की जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है यहाँ पे लिंक रिएक्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है। एक एसिटाइल को ए से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो दो एसिटाइल को एंजाइम ए, जो कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से बने हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे। ग्लूकोज के अब 4 कार्बन्स रहते हैं, ये 4 कार्बन्स यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। एक यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ना, कि जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसी ऑक्सीडेशन में से कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिमूवल हो रही है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। पर साइकिल 2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है। 2 साइकिल्स होंगे क्योंकि 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बने हैं, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। देखें 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां रिमूव हुए, ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड ये लिंक रिएक्शन में रिमूव हुए और 4 कार्बन डाइऑक्साइड ये क्रेब्स साइकिल में रिमूव हुए। टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए और ये 6 कार्बन ग्लूकोज के थे। ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली उसकी ब्रेकडाउन हो गई है। तो जब भी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है 36 ATPs प्रोड्यूस होते हैं या 38 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ये 36 ATPs और 38 ATPs शटल सिस्टम्स इन्वॉल्व है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ग्लूकोज की पार्शियल ब्रेकडाउन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इट ओनली प्रोड्यूसेस 2 ATPs। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।